डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्टडी में निरंतरता बनी रहे इसलिए एक्सोटिक गाइडेंस की ओर से वीडियो की सीरीज जारी की गई है। ऊपर आई बटन दिया गया है और उसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स की जो प्लेलिस्ट है उसके बारे में बताया गया है। आई बटन को पुश करके इसके पहले के वीडियो में भी आप जा करके देख सकते हैं कि अकाउंटिंग के बेसिक्स क्या होते हैं। जनरली नॉर्मली स्टूडेंट्स एमकॉम तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार उन्हें यही नहीं मालूम होता कि जो पर्सनल अकाउंट्स हैं, जो व्यक्तिगत खाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। नामे और जमा करने के नियम भी यहाँ तक कई स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अकाउंट्स के बेसिक जानने के लिए आपको ज़रूरी है कि बेसिक से ही स्टार्ट करें और आगे आने वाले समय में आप सभी को निरंतर गूगल मीट के ये वीडियो मिलते रहेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किन तरह के व्ययों को और किन तरह की आयों को, किस तरह की हानियों को और किस तरह के लाभों को हम शामिल करते हैं। उसका पूरा फ्लो चार्ट मैं आपके सामने अभी स्क्रीन से शेयर करूंगा और हम ऊपर अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। उसमें कौन कौन से व्यय वित्तीय व्यय होते हैं, कौन कौन से व्यय प्रबंध के व्यय होते हैं, कौन कौन से व्यय उसमें विक्रय और वितरण के व्यय होते हैं, कौन कौन से व्यय उसमें अन्य व्यय होते हैं और उनको क्यों और कहाँ लिखा जाता है। ये सारी बातों को अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो हमें ये स्पष्ट है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे हम शुद्ध लाभ की गणना कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट की गणना हम कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ मैं। उसमें आपको प्रोफार्मा दिखेगा। उस प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग हम लोग चार्ट ले लेते हैं। पहले ये आपको पूरा फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है। इस फ्लो चार्ट में सबसे टॉप पर लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष व्यय एवं हानियाँ। लाभ हानि खाते में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की एंट्री करते हैं। इन सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आएगा वित्तीय व्यय। पहला आ रहा है इसमें वित्तीय व्यय, दूसरा है इसमें प्रबंध के व्यय और तीसरा है इसमें बिक्री एवं वितरण के व्यय और चौथा है अंत में अन्य व्यय। तो इन सभी व्ययों को एक बार हम विस्तार से समझ लेते हैं पहले और उसके बाद इसका एक प्रोफार्मा हम लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वित्तीय व्यय, जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वित्तीय व्यय। सबसे पहला व्यय वित्तीय व्यय में आता है ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने यदि मान लीजिए किसी संस्था से पैसा उधार लिया हुआ है व्यापार को चलाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में हमें लोन का उपयोग करने के कारण, लोन के अमाउंट को उपयोग में लाने के कारण लोन पर ब्याज देना होगा। हम सभी जानते हैं कि लोन पर जो ब्याज है वो हमारे व्यापार का एक प्रकार से व्यय है, क्योंकि हमको इसका पेमेंट हर वर्ष करना पड़ता है। एक निश्चित प्रतिशत दर से लोन पर ब्याज हमको चुकाना होता है। तो सबको समझ में आ रहा है, सबको स्पष्ट भी दिख रहा है मेरे ख्याल से और क्लियर समझ में भी आ रहा होगा। लोन पर ब्याज को वित्तीय व्यय की श्रेणी में हमने शामिल किया है। फिर दूसरा आता है डिस्काउंट अलाउड।
दिया गया पट्टा। अगर नोट करना चाहें तो मेरी स्पीड मैंने स्लो कर रखी है, आप नोट भी कर सकते हो। डिस्काउंट अलाउड, कटौती दी गई। हम ये चाहते हैं कि हमारे माल की बिक्री निरंतर होती रहे, इसलिए हम विक्रय की गई राशि पर हमारे देनदारों को पट्टा देते हैं, हमारे ग्राहकों को डिस्काउंट अलाउड करते हैं। तो उस प्रकार के व्यय को हम लाभ हानि खाते में लिखते हैं। कटौती दो प्रकार की होती है, एक होती है व्यापारिक पट्टा जिसको ट्रेड डिस्काउंट के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है नगद पट्टा जिसको कैश डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। दोनों में क्या अंतर है, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई भी? व्यापारिक पट्टा और नगद पट्टा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? याद आ रहा है आपको पिछली क्लास का कुछ पढ़ा हुआ? ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सेलर खुद देता है एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एंड कैश डिस्काउंट जो होता है वो हम कम करवाते हैं, हम इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। क्या नाम है बेटे आपका? पूर्वा। पूर्वा ने बहुत अच्छी शानदार कोशिश की है। थोड़ा सा हम इसमें रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं। पूर्वा ने जो पहला बोला है, ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में माल की बिक्री हो सके इसलिए दिया जाता है, और व्यापारियों को दिया जाता है, व्यापारिक पट्टा इसलिए कहते हैं। तो अधिक से अधिक मात्रा में हमारा माल बिक सके इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। अब कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, नगद पट्टा। नगद पट्टा इसलिए दिया जाएगा ताकि सामने वाला व्यक्ति हमको जल्दी से जल्दी नगद पेमेंट दे दे। जैसे हम डिक्लेयर करते हैं कि यदि आपने मान लीजिए 50,000 रुपये का हमको नगद भुगतान तुरंत कर दिया माल खरीदने के बाद, आपको हम 5% कैश डिस्काउंट देंगे। तो क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति को 50,000 का हम 5% गणना करना चाहे तो कितना हो जाएगा? 50,000 का 5% बताइए। 50,000 का 5% 2,500 रुपये है ना। 50,000 का 5% हो जाएगा 2,500 रुपये। तो यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2,500 रुपये की छूट मिलेगी, वेरी गुड मुस्कान, सही आंसर दिया है आपने। तो किसी व्यक्ति को यदि 2,500 रुपये कम देना पड़ेंगे तो वो निश्चित रूप से 50,000 रुपये में से 2,500 यदि हम घटा दें तो उसको 47,500 रुपये तो देना पड़ेंगे। तो वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना, जल्दी से जल्दी पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो माल की बिक्री बढ़ाने के लिए व्यापारिक पट्टा और नगद भुगतान शीघ्र प्राप्त करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये हो गई कटौती। अब इसके बाद आता है पूंजी पर ब्याज। मालिक के द्वारा पूंजी लगाई जाती है, व्यापार को उसके द्वारा पूंजी दी जाती है। अब व्यापार अलग है और व्यापारी अलग है, ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथकता की अवधारणा। व्यापारी का व्यापार अलग है और व्यापारी स्वयं अलग है। व्यापारी के जीवन में होने वाली घटनाओं का उल्लेख हम अकाउंटिंग में नहीं करते हैं, लेकिन व्यापार में होने वाली घटनाओं का उल्लेख हम अकाउंटिंग में करते हैं। तो स्वामी मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, तो वो व्यापार को पूंजी देता है, पूंजी लगाता है व्यापार में, तो उसको अपनी पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। तो पूंजी का यह ब्याज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम व्यय के रूप में इसको दिखाएंगे, क्योंकि हमारा एक खर्चा है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैंने आपसे बात की। इसके बाद
नेक्स्ट आता है अपर्याप्त एवं अशोध ऋण व्यय, जिसको बोलते हैं हम बैड डेब्ट। बताएंगे बैड डेब्ट क्या होता है? डूबत ऋण, यानी कोई ऐसी राशि जो कि देनदार के द्वारा वर्ष के अंत में चुकाई नहीं गई है, हमें प्राप्त नहीं हुई है, तो वह कहलाता है अशुद्ध ऋण या बैड डेब्ट। BEDS बैड डेब्ट कहलाता है। तो ये हो गया बैड डेब्ट। इसको भी हम खर्चे के रूप में लिखेंगे क्योंकि ये भी एक प्रकार से व्यापार की हानि है। फिर बिल भुनाने पर कटौती, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। हमको किसी ने बिल्स रिसीवेबल दिया था और हमने उसको डेट के पहले, उसकी डेट के पहले किसी भी व्यक्ति को दे करके उसको डिस्काउंट करवा लिया। 10,000 रुपये का बिल था, हमने सामने वाले व्यक्ति को 1,000 रुपये डिस्काउंट दिया, हमको 9,000 रुपये डेट के पहले प्राप्त हो गए। तो बिल को हमने यदि डिस्काउंट कर लिया है, डेटर्स ने हमको बिल दिया था जिसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, जिसको आप लोग जानते हो BR के नाम से। तो ये बिल्स रिसीवेबल जो होता है, इसको हमने यदि डेट के पहले किसी और व्यक्ति को दे करके इन कैश करा लिया इसको, तो बिल डिस्काउंटेड कहलाता है। इसका जो व्यय होगा वो एक प्रकार से कटौती होगी और वो हमारे व्यापार का व्यय होगा। फिर नेक्स्ट आता है बैंक के व्यय, बैंक एक्सपेंसेस। कई बार बैंक को हमें अलग अलग तरीके के भुगतान करने के लिए चार्जेस देना पड़ते हैं, जिसको बैंक चार्जेस के नाम से जाना जाता है, बैंक चार्जेस। तो बैंक के ये चार्जेस भी हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हैं, वित्तीय व्यय हैं ये। फिर डोनेशन यदि दिया गया है तो वो डोनेशन भी यहाँ पर एक प्रकार का, जो हम नगद डोनेशन देते हैं वो भी एक प्रकार का वित्तीय व्यय है। तो ये जितने भी व्यय आपसे अभी मैंने चर्चा की है, सभी वित्तीय व्यय की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये सारे व्यय हमने डिस्कस किए हैं अभी, ये सब वित्तीय व्यय कहलाते हैं। ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट हमने देखा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का। अब दूसरा चार्ट देखते हैं हम लोग, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जो आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा हैगा। प्रबंध के व्यय, इनको कहा जाता है प्रबंध के व्यय, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। हमको व्यापार को चलाने के लिए हमारे कर्मचारियों को सैलरी देना होती है, तो एम्प्लॉय सैलरी, कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन इसमें शामिल किया जाता है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमें कई तरह से कुछ कागज़, कुछ ब्रोशर, कुछ पैम्पलेट्स छपवाने होते हैं। जैसे विजिटिंग कार्ड होता है व्यापारी का, जब व्यापारी किसी से मिलता है तो उसकी छपाई और लेखन सामग्री, यानी हमको कई तरह की रिकॉर्ड बुक खरीदना होती है, अकाउंट बुक खरीदना होती है, वो लेखन सामग्री में आती है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर में शामिल किए जाते हैं। जिस ऑफिस में आप किराया, वो ऑफिस में आप बिजनेस रन कर रहे हो, वहाँ का किराया, तो ऑफिस का रेंट, ऑफिस का रेंट भी आपका मैनेजमेंट का एक्सपेंडिचर है। फिर ऑफिस में लाइट आपको आवश्यकता होती है बिजली की, तो वो लाइट का एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस को इसमें शामिल करते हैं। ऊपर जितने भी व्यय दिखाए गए हैं यहाँ पर, उसके अलावा कोई अन्य व्यापार को चलाने के लिए व्यय की जरूरत होती है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रेड एक्सपेंसेस।
ये ध्यान रखना है कि ट्रेड एक्सपेंसेस जो है व्यापारिक व्यय है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। ट्रेड से यहाँ से ये मत समझ लेना कि इसको व्यापारिक खाते में लिखा जाएगा। व्यापार के व्यय जो कि कर्मचारियों के वेतन, लेखन सामग्री, किराया, डाकतार के व्यय, प्रकाश के व्यय के अतिरिक्त जो व्यय होते हैं, कोई भी व्यय हो सकता है, ये वो व्यापारिक व्यय की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद अगला क्रम आता है। हाँ बेटे बोलो। किसको बताएं बेटे? हाँ बोलो। हाँ, व्यापारिक व्यय को फिर से बता देते हैं। ऊपर हमने जो व्यय डिस्कस किए हैं, कर्मचारियों का वेतन, लेखन सामग्री, किराया, प्रकाश संबंधी व्यय, डाकतार के व्यय, अगर कोई व्यय इनसे संबंधित नहीं है, जैसे हमने व्यापारी लोग आते हैं तो उनके आवभगत के लिए चाय उनको सर्व करते हैं, चाय देते हैं उनको, तो व्यापार को चलाने के लिए अन्य जो भी व्यय होंगे, जैसे चाय का खर्चा हुआ, आवभगत का खर्चा हुआ, है ना, और भी कोई छोटे मोटे जो डाकतार में शामिल नहीं है, किराए में शामिल नहीं है, जैसे कि आप बोले तो हमें कुछ भी व्यापार को चलाने के लिए वो भी खर्चा करना पड़ेगा, वो व्यापारिक व्यय में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के व्यय हो सकते हैं। ठीक है बेटे? दीपा समझ में आ गया? ओके बेटे। अब आता है उसके बाद अंकेक्षक की फीस। आप जानते हो अंकेक्षक कौन होता है? कोई भी बताए। अंकेक्षक की फीस आप में से कोई भी बताए। अकाउंटेंट। और सुधारो, इसको थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा इसको। अंकेक्षक की फीस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑडिट फीस, AUDIT, ऑडिट फीस। अंगों को दर्शाने वाला अंकेक्षक। हाँ, अब अंदाजे से बोल रहे हैं सब। ऑडिट फीस, तुमने एक नाम सुना हुआ है, CA? यस सर। CA कौन होता है? कौन होता है CA? बताओ। चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है CA, है ना। तो CA क्या करता है? व्यापार के जो नहीं अकाउंट जो बनाए गए हैं वो आपने नियम के अनुसार बनाए हैं कि नहीं, आपने नियमों को फॉलो किया है कि नहीं, आपने कहीं उसमें किसी प्रकार का हेर फेर तो नहीं किया है, हेरा फेरी तो नहीं की है आपने अपने अकाउंट में। उसको साबित करने के लिए चार्टर्ड अकाउंट के द्वारा अंकेक्षण किया जाता है। खातों का क्या किया जाता है? अंकेक्षण। इसको बोलते हैं ऑडिट करना, खातों का अंकेक्षण करना। तो एक तो हमारी संस्था के जो अकाउंटेंट होते हैं वो खातों को लिखते हैं, फिर अंकेक्षक कौन होता है? बाहर का व्यक्ति होता है, और इसके द्वारा खातों की जांच की जाती है कि आपने जो लाभानी खाता बनाया है, आपने जो चिट्ठा बनाया है, आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, आपने जर्नल और लेजर जो तैयार की है, उसमें आपने कहीं झूठे बिल वगैरह तो लगा करके एंट्री नहीं की है, या कहीं शासन ने जो नियम बना रखे हैं उस नियमों के विपरीत जा कर के कर बचाने की कोशिश तो नहीं की है, या जो लेखाकर्म के जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का ठीक तरीके से पालन किया है कि नहीं। इस कारण से व्यापारी CA के पास जाता है। CA बाहर का व्यक्ति होता है, व्यापारी की संस्था का व्यक्ति नहीं होता है। CA के द्वारा आपके खातों की जांच की जाती है।
सबको समझ में आया? और जांच के बाद सीए के द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है, एक रिपोर्ट दी जाती है जिसको ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं, अंकेक्षक की रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट बनवाने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो ऑडिटर की फीस होती है। तो ऑडिटर की फीस मैनेजमेंट का एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको हम लाभानी खाते में शामिल करते हैं। ये सारे एक्सपेंडिचर सभी को अच्छी तरह से क्लियर हो गए हैं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे बढ़ें? ओके, ठीक, ओके, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू। अब आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, विक्रय और वितरण के व्यय। सब लोग इससे भी वाकिफ हैं। माल को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो व्यय किए जाएंगे वो कहलाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये व्यय भी लाभानी खाते में लिखे जाएंगे, जिनको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, बाह्य गाड़ी भाड़ा। जब व्यापारी के द्वारा माल बेचा जाता है, मान लीजिए ए ने माल बेचा है और माल बी के पास जाना है। ए महू में रहता है और बी इंदौर में रहता है। तो ए के द्वारा जो माल बेचा जाएगा उसके लिए जो भाड़ा दिया जाएगा वो कहलाएगा बाह्य गाड़ी भाड़ा, कैरेज आउटवर्ड। आप बताएंगे कि आंतरिक गाड़ी भाड़ा कौन से खाते में लिखा जाता है? कैरेज इनवार्ड। आप में से कोई भी बताए कैरेज इनवार्ड को कहाँ लिखा जाता है? आंतरिक गाड़ी भाड़ा। जो माल हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उस पर जो भाड़ा हम देते हैं उसको बोलते हैं कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड, इनवार्ड मतलब आना, अंदर आना, उसको बोलेंगे आंतरिक गाड़ी भाड़ा। आंतरिक गाड़ी भाड़ा। आंतरिक गाड़ी भाड़ा क्रय किए गए माल पर दिया जाता है। क्लियर हो रहा है आपको? तो जो माल हम खरीदते हैं उस पर देते हैं गाड़ी भाड़ा, तो आंतरिक गाड़ी भाड़ा। और जो माल हमने बेचा है यानी कि सेल किया है उस पर जो भाड़ा देते हैं वो बाह्य गाड़ी भाड़ा। एक व्यापारी है, बी को माल बेचा है, तो बी तक माल पहुंचाने के लिए, इंदौर तक माल पहुंचाने के लिए जो भाड़ा दिया जाएगा वो कहलाएगा बाह्य गाड़ी भाड़ा। तो बाह्य गाड़ी भाड़ा कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आंतरिक गाड़ी भाड़ा कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। शाबाश, ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना? ये आंतरिक गाड़ी भाड़ा जो है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ये हमको विशेष ध्यान में रखना है। तो ये बात क्लियर होगी आपको गाड़ी भाड़े के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है विज्ञापन के व्यय, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। विज्ञापन के व्यय, तो ये व्यय भी
बिक्री से संबंधित हैं, सेल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, तो ये विज्ञापन के वे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। फिर हमने मान लीजिए सिंगापुर में माल बेचा है, इंडिया का व्यापारी है और माल को सिंगापुर में भेजा है, तो क्या पड़ेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी जिसको बोलते हैं निर्यात कर। माल भारत से बाहर बेचा गया है, इंडिया से बाहर भेजा गया है, सिंगापुर भेजा गया है, तो हमको देना होती है एक्सपोर्ट ड्यूटी, और वो एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में शामिल की जाती है। नेक्स्ट आता है बिक्री एजेंटों का कमीशन, कमीशन ऑफ सेलिंग एजेंट, कमीशन ऑफ सेलिंग एजेंट। तो बिक्री एजेंटों को जो कमीशन दिया जाता है माल को बेचने के लिए, अलग अलग स्थानों पर हम एजेंटों की नियुक्ति करते हैं। यदि किसी व्यापारी का व्यापार बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैला हुआ है तो वहाँ पर बिक्री एजेंटों को एक कमीशन दिया जाता है, वो बिक्री एजेंटों का कमीशन कहलाता है। ये भी बिक्री का वितरण का व्यय है। फिर बिक्री एजेंटों का सैलरी, उनको वेतन पे भी नियुक्त किया जाता है, कमीशन पे भी नियुक्त किया जाता है, तो वो सैलरी भी इसमें आ जाती है। फिर नेक्स्ट आता है बिक्री वाले माल का बीमा, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल बेचा गया है वो सुरक्षित पहुंच जाए, उसके लिए क्या करना होता है, बीमा करवा करके उसको भेजा जाता है। तो इंश्योरेंस ऑफ गुड्स सोल्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में शामिल किया जाता है, बिक्री एवं वितरण व्यय में शामिल किया जाता है। माल को पैक किया जाएगा तो पैकिंग एक्सपेंडिचर, पैकिंग के व्यय, पैकिंग के व्यय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में शामिल किए जाते हैं। फिर विक्रेताओं के यात्रा भाड़े, व्यापारी कहीं भी माल को खरीदने बेचने के लिए आता जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसका ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंडिचर होता है, मान लीजिए महू से रतलाम गया व्यापारी और बिक्री के संबंध में गया है वो, तो विक्रेताओं के यात्रा भाड़े भी इसमें शामिल की जाती है। माल पहुंचाने वाली मोटर यदि आपने रख रखी है, कई लोग डिलीवरी वैन रखते हैं, वो डिलीवरी वैन घर घर जा कर के माल पहुंचाते हैं दूसरे लोगों तक, तो वो डिलीवरी वैन की जो मोटर होती है उसका जो खर्चा होता है, पेट्रोल का, ड्राइवर का, वो सारा खर्चा वितरण के व्यय में शामिल किया जाता है। तो ये जितने भी खर्चे के बारे में आपसे बात की गई है अभी, ये सभी खर्चे अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आते हैं। फिर उसके बाद अगले खर्चे हैं यहाँ पर बिक्री पर भाड़ा, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स। माल के विक्रय पर कोई भाड़ा दिया गया है तो वो भी आएगा इसमें। गवर्नमेंट को कोई टैक्स दिया गया है, सेल्स टैक्स या कमर्शियल टैक्स, कमर्शियल टैक्स, कमर्शियल टैक्स को बोलते हैं वाणिज्यिक कर। और अभी तो चल रहा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो विक्रय करने पर जो भी टैक्स लगता है, आजकल जीएसटी लगता है, पहले कमर्शियल टैक्स और सेल टैक्स हुआ करता था, अब ये चलन में नहीं है, अब जीएसटी चलन में है। तो जीएसटी आ जाएगा इसमें माल के विक्रय में। हम प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, उनको भी हम उनका रेम्युनरेशन देते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव का रेम्युनरेशन इसमें शामिल किया जाता है। डूबत ऋण भी इसमें शामिल किया जाता है बिक्री एवं वितरण व्यय में, क्योंकि विक्रय करने के कारण ये ऋण वसूल नहीं हो पाता है। और निर्यात कर आदि। तो ये सारे जो व्यय होते हैं बिक्री एवं वितरण के व्ययों में शामिल हम करते हैं।
तीन तरह के एक्सपेंडिचर हमने देख लिए हैं अभी तक, जिसमें फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर। अब देखेंगे अदर एक्सपेंडिचर, अन्य व्यय। जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं यहाँ पर आपको। अन्य व्यय में सबसे पहले आता है डेप्रिसिएशन। रास क्या होता है? डेप्रिसिएशन। हाँ बताओ। डेप्रिसिएशन रास क्या होता है? हाँ, जो भी स्थायी संपत्ति होती है उसकी वैल्यू, उसको यूज़ करने के कारण कंटिन्यूस उसको यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उसमें उसके वैल्यू में कमी होती जाती है ना। 10 साल तक यदि हम किसी मशीनरी को यूज़ करेंगे तो सर्टेनली उसमें कुछ ना कुछ तो घिसावट आएगी। तो डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम शामिल करते हैं। वी इंक्लूड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि मान लीजिए कोई रिपेयर किया गया है, फर्नीचर हम ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफिस में यदि फर्नीचर यूज़ किया गया है तो उस फर्नीचर की रिपेयरिंग का खर्चा भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। यदि मान लीजिए मशीनरी फैक्ट्री में है तो फिर उसका डेप्रिसिएशन और रिपेयर कहाँ जाएगा? मशीनरी यदि फैक्ट्री में है तो उसका डेप्रिसिएशन और उसका रिपेयर कहाँ जाएगा? कौन से अकाउंट में लिखेंगे उसको बताइए। कल बताया था मैंने आपको। वेरी गुड, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, है ना। और यदि ऑफिस में है तो ऑफिस से रिलेटेड है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि ऑफिस में एसी चल रहा है और एसी खराब हो जाए तो एसी की मरम्मत यदि कराई जाएगी, रिपेयर कराया जाएगा एसी को, तो उस खर्चे को कहाँ लिखोगे? कौन से अकाउंट में लिखोगे? वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एसी ऑफिस में लगा हुआ है और ऑफिस में यूज हो रहा है तो वो कार्यालय का व्यय हो गया, कार्यालय का रिपेयर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। इसी प्रकार से अन्य हानियाँ जो होती हैं और अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं, उन अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। अब एक जवाब मुझे आप दीजिएगा कि इनकम टैक्स को कहाँ लिखा जाता है, कौन से खाते में लिखा जाता है? इनकम टैक्स, आयकर, और कोई बताए? एक ने बताया, दूसरे ने भी लाभानी खाता बताया, और भी कोई बताए? बैलेंस शीट, और बताओ। देखिए, इसका ध्यान रखना अपने को, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आयकर जो है व्यापारी का निजी खर्चा है, क्योंकि व्यापारी की खुद की आय पर लगता है ये। इसको बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंडिचर। एक बच्चे ने सही जवाब दिया है, पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है ये। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। इसको लिखा जाता है बैलेंस शीट में ड्राइंग में जोड़ करके। बैलेंस शीट में हम कैपिटल में से ड्राइंग्स घटाते ना, आहरण, ड्राइंग्स, आहरण, तो ड्राइंग में इसको जोड़ करके कैपिटल में से घटाया जाता है ना। किसने जवाब दिया था बैलेंस शीट में लिखा जाता है इसको? वेरी गुड, शाबाश। तो सबको क्लियर हुआ आयकर कहाँ लिखा जाएगा? ड्राइंग में जोड़ करके कैपिटल में से घटाया। तो ये सारे खर्चे हमने अभी देखे। और
मैं समझता हूँ सबको क्लियर हो गया होंगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, शाबाश, वेरी गुड।